हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। एक दो स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आए हैं कि हम हताश हैं, निराश हैं। उनकी परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए प्राचीन समय में एक कवि हुए थे जिनके द्वारा एक बहुत ही शानदार जो है कविता लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने जो हताश या उदास जो व्यक्ति है उनके लिए उन्होंने क्या ये जाहिर किया है कि ऐ मेरे दोस्त जब कोई साथ ना दे, ऐ मेरे दोस्त जब हम अकेले हो जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है, ऐसे लगता है कि हम सिर्फ अकेले ही हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो उस समय एक कवि ने एकांत में बैठकर यह कविता लिखी थी कि जब कोई साथ ना दे, जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रख, जब कोई साथ न दे तो ऐ मेरे दोस्त हिम्मत रख, दूसरों की मत सुन, खुद से उम्मीद रख, खुद से उम्मीद रख। यह वक्त मुश्किल है लेकिन ढल जाएगा, यह वक्त मुश्किल है लेकिन ढल जाएगा, खुद पर यकीन रख मेरे दोस्त, यह वक्त है यह भी बदल जाएगा। तो आप उदास ना हो, प्लीज़ आप हताश और उदास ना हो, खुशी से रहें, आगे बढ़ें, इसी तरह प्रयासरत करते रहें और आगे चलते चलें। एक समय ऐसा आता है सभी की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम सही अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भगवान है यह सभी को इसी प्रकार मुश्किल और मुसीबतों में डालता है। जो व्यक्ति अपना पथ प्रदर्शक खुद देखकर आगे की ओर निकलता है वो एक दिन विजय की ओर कामना करता है और विजय को हासिल करता है, अपने लक्ष्य को पाकर ही रहता है। इसलिए हिम्मत मत हारना, इसी तरह हौसला बनाए रखना और आगे की तरफ बढ़ना। आगे का तो पता नहीं किसके साथ क्या कुछ होगा, लेकिन हौसला बनाए रखना। ये कवि है, इनके द्वारा बहुत ये इस प्रकार जो एक कविता है इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें, हंसी खुशी से आगे चलें, हौसला मत हारें, हिम्मत मत हारें। ज़िंदगी का यही लक्ष्य है कि आप अपने जो उद्देश्य है उनकी तरफ अग्रसर हों और लगातार चलते चलें। एक दिन आपको अपनी जो मंजिल है वो मिलेगी, नहीं तो आपको कहे मंजिल ना मिलेगी तो आपको कहे अनुभव ज़रूर होगा कि हाँ ये रास्ता था, इस पर मैं चला था, खुद पर ऐसे नहीं होगा कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं। तो आप प्लीज़ हंसी खुशी रहें और आगे की तरफ बढ़ें। हम बात कर रहे हैं अपने, अब टॉपिक पर आते हैं कि हम भारत का जो भूगोल है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने विश्व का जो भूगोल है वो कंप्लीट कर लिया था, उसकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अब हम बात करें भारत का क्या है भूगोल है। तो भारत के भूगोल के बारे में सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी कि जो भारत को है प्राचीन समय में, भारत में क्या प्राचीन समय में मानव सभ्यता व संस्कृति क्या थी, चरमोत्कर्ष पर थी। इसलिए भारत क्या कहलाया था प्राचीन समय में, भारत विश्व गुरु कहलाया था, यानी सभी जो देश है उनका क्या गुरु के नाम से क्यों भारत को कहा जाता था। भारत को प्राचीन समय में क्या कहा जाता है, विश्व गुरु है। एक महान विद्वान हुए थे डॉक्टर क्रेसी है, उनके द्वारा भारत को उपमहाद्वीप की उपमा दी गई थी। क्या कहा गया था कि भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है। जिस प्रकार महाद्वीपों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, विभिन्न प्रकार की सभ्यता संस्कृति है, झीलें हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान हैं, नदियां हैं, सभी स्थितियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार भारत जो है इसमें भी सभी प्रकार की परिस्थितियां देखने मिली थी। इसलिए डॉक्टर क्रेसी के द्वारा भारत को क्या कहा गया था, उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। डॉक्टर क्रेसी क्या थे, एक बहुत ही बड़े क्या थे, विद्वान थे। तो उनके द्वारा क्या है, क्या नाम दिया गया था कि भारत को उप महाद्वीप की जो क्या है उपमा दी गई थी। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत का जो क्या है नामकरण है, कल के सेशन में थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आई थी तो आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो उसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत का क्या नामकरण है। तो आज जो नाम दिया गया है ये प्रथम बार नहीं है। कोई भी व्यक्ति होता है उसका शुरू में अलग होता है, बाद में अलग होता है, कोई भी परिस्थितियों के अनुसार क्या नाम रखा जाता है। तो इसी प्रकार भारत का नामकरण हुआ था, धीरे धीरे इसका नामकरण में परिवर्तन होता गया और इंडिया यह भारत कहलाया था। तो सर्वप्रथम भारत को आर्यवृत्त की संज्ञा दी गई थी। भारत को क्या कहा गया था, आर्यवृत्त कहा गया था। सर्वप्रथम जो अपने एक नदी बहती है, सिंधु नदी है, इसके किनारे आर्य लोग आकर बसे थे, तो इनके द्वारा भारत को किस नाम से जाना जाता था, आर्यवृत्त है। ये इसको क्या है, आर्य कहने लगे तो इसे आर्यवृत्त के नाम से जानने लगे। दूसरा, भारत को भारतवर्ष की संज्ञा दी गई क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना भारत क्या है, एक है।
इसलिए भारत को जो है भारतवर्ष की संज्ञा दी गई। दूसरे नामकरण की श्रेणी में इसे क्या कहा जाता है, भारतवर्ष है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो भारत के लिए तीसरा जो नाम था वो क्या है, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्मू द्वीप कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, जम्मू द्वीप है। प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत को किसका हिस्सा माना जाता है, प्राचीन किसका अवशेष माना जाता है, तो जम्मू द्वीप का अवशेष माना जाता है कि प्राचीन में क्या है, जम्मू द्वीप का क्या था, एक हिस्सा था। तो भारत कौन सा था, जम्मू द्वीप का हिस्सा था। इसके बाद एक अरबी भाषा में अरबी विद्वान थे अल ब्रूनी है, इनके द्वारा भारत को अल हिंद की संज्ञा देगी। भारत को क्या कहा जाने लगा, अल हिंद है। कौन से थे, अरबी विद्वान थे अल मसूदी अरबी विद्वान थे, इनके द्वारा क्या है, अल ब्रूनी थे, इनके द्वारा इसको क्या कहा जाने लगा, अल हिंद है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत में क्या है, ईरानी आए थे। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, हिंदू नदी कहा था। ईरानियों ने सिंधु नदी को सिंधु नदी न कहकर सह को वह है बोलते थे, इसलिए हिंदू नदी कहा था। इसलिए भारत क्या कहा जाने लगा, भारत को हिंद कहा जाने लगा। भारत में हिंद महासागर स्थित होने के कारण भारत को किस नाम से जाना जाता है, इसका अगला क्या है, हिंदुस्तान है। भारत को क्या है, हिंदुस्तान कहा जाता है क्योंकि भारत में क्या है, हिंद महासागर है। इसके बाद में क्या है, यूरानियों की बात करते हैं। यूरोपियन कंट्री आए थे, भारत में प्रवेश किया था। इनके द्वारा जो भारत की जो सिंधु नदी थी इसको इंडो या इंडस नदी कहा जाता था, और इसके आसपास के क्षेत्र को इनके द्वारा क्या है, इंडिया कहा गया। इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया है। इंडिया जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कौन सी भाषा में किया गया है, वो ग्रीक भाषा में किया गया। इसके बाद हमने चर्चा की थी जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की हमने बात की थी अक्षांशीय जो विस्तार है, भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अगर संपूर्ण भूमि की अगर हम बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश तक है विस्तारित है। इस प्रकार इसकी अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय जो स्थिति है वो कितनी है, दोनों को माइनस करेंगे तो इसका अक्षांश कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट जो है अक्षांशों में ये विस्तारित है। कौन सा है, अक्षांशीय विस्तारित भारत की बात करते हैं 29 डिग्री 2 मिनट जो अक्षांशों में है जो भारत है वो क्या है, विस्तार किया हुआ है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, तो भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इस स्थिति में आता है। तो भारत की अगर हम देशांतरीय की बात करते हैं तो देशांतर में अगर बात करते हैं तो पश्चिम में है क्या, पूर्वी में है। तो पहले देख लेते हैं कि भारत जो है कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्वी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी पूर्व से पश्चिम में इसका क्या है देशांतरीय विस्तार कितना है। अगर हम बात करते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है विस्तार में फैला हुआ है। यानी कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। यानी 29 डिग्री 18 मिनट का इसका देशांतरीय जो क्या है विस्तार है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि इसका उत्तरतम जो बिंदु है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर कोणा गांव है, जम्मू कश्मीर का जो कोणा गांव है वो कौन सा इसका उत्तरतम बिंदु है। दक्षिणतम की बात करते हैं कन्याकुमारी का है केप कामरिन जो द्वीप है इसका दक्षिणतम बिंदु है। पूर्व की अगर हम बात की थी तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु या वलांग क्षेत्र है। पश्चिम की अगर हम बात की थी सरक्रीक गुजरात का जो सरक्रीक क्षेत्र है वो इसके पश्चिम में स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण के बीच में हमने दूरी की चर्चा की थी तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की दूरी की हमने चर्चा की थी वो कितना है 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार ये 281 जो किलोमीटर है बीच में दबा हुआ है। इसलिए जो भारत का आकृति की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है किस प्रकार की देखने को मिलती है, चतुष्कोणीय जो है देखने को मिलती है। यहाँ तक हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने इसके मध्य से क्या है एक रेखा गुजारी थी जिसका नाम क्या था, कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की हमने बात की थी कितने हैं, 8 राज्यों से क्या है होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, भारत की जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है किस प्रकार की, मैंने बताई थी कि कर्क रेखा किस प्रकार की, मगरमच्छ की आकृति के समान है। कर्क रेखा किस प्रकार की है, इसकी आकृति जो है वो कौन सी आती है, मगरमच्छ के समान है। तो हमने क्या बनाई थी एक ट्रिक, मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ क्या है, झपटा था। तो मैं से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, गै से अगर बात करते हैं गुजरात है, गै से अगर बात करते हैं गुजरात है, मैं गै रे से अगर बात करते हैं राजस्थान है, झपटा मगर मच्छ छह से अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, और झ से अगर बात करते हैं झपटा झ से कौन सा आता है, झारखंड है, और पै से अगर बात करते हैं पश्चिमी बंगाल है, टै के हमने किया था टी ए याद रखेंगे तो त्रिपुरा है। इस प्रकार जो भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर क्या है गुजरती है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह कौन सी आती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार
जो भारत की मानक देशांतर रेखा है, यानी जहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं, 82.5 डिग्री जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के किन राज्यों से होकर क्या है गुजरती है। तो पहला हमने क्या था, यूपी में क्या किया था, हमने क्या है यूपी में छतरी उड़ी, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश था, यूपी में कौन सा आता है, पहला तो आंध्र प्रदेश था, यूपी उत्तर प्रदेश था, यू से ऊपर उत्तर प्रदेश था। दूसरी अगर मैं की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, मध्य प्रदेश है। यूपी में छतरी की बात करते हैं तो 6 से अगर कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ है। यूपी में छतरी उड़ी, उड़ी से कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सी है, आंधी से, आंधी का कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश है। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से यानी यूपी है, उत्तर प्रदेश है। में की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश है। 6 से अगर बात करते हैं कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ है। ऊ से उड़ीसा है, छतरी उड़ी आंधी से यानी आंध्र प्रदेश है। 6 को साइलेंट मान लिया जाता है। इस प्रकार जो क्या है भारत का जो यह है देशांतर है, इस प्रकार मानक देशांतर इसमें इन राज्यों से होकर गुजरता है। कितने हैं, 5 जो राज्य हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं भारत का जो मानक देशांतर है वो नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद का नैनी एक क्षेत्र है, वहाँ से गुजरती है। और यहाँ से हम क्या समय का जो क्या है निर्धारण है वो करते हैं। यहीं पर हमारी क्या वेधशाला है वो बनाई गई है। भारत के लिए मानक समय के लिए वेधशाला है वो कहाँ पर बनाई गई है, नैनी, मिर्जापुर है, इलाहाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ तक हमने क्या है कल चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं इससे आगे। कल थोड़ी सी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी तो इसलिए क्या एक बार रिपीट किया है। तो हम इसके आगे चलते हैं कि भारत का भूगोल में इसका जो क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 32,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 32,200, ऐसे याद नहीं रहता 32 लाख ऐसे, तो 32,263 इस श्रेणी में याद करेंगे तो याद रह जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,263 किलोमीटर है। यह जो संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण जो विश्व का है कितना है, 2.4% है। और भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है। सभी को पता है कि 7वां स्थान कौन सा आता है, भारत का आता है। पहले की अगर बात करते हैं तो रूस है, पहले की बात करते हैं रूस है। दूसरे की अगर बात करते हैं कनाडा है। तीसरे की अगर बात करते हैं चीन है। रूस है, कनाडा है, चीन है। फिर कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य क्या आता है, अमेरिका है। और इसकी अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में कौन सा आता है, कौन सा पहले श्रेणी की बात करते हैं, पहले कौन सा था, रूस है, फिर कनाडा है, फिर अगर बात करते हैं चीन है, फिर कौन चीन की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर चीन भारत में कौन सा हो गया, प्रथम स्थान रखता है। पहले दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान की अगर गणना की अगर बात करें, अभी जनगणना हुई है, 2024 में जनगणना होगी, लेकिन अभी आंकड़े आने स्टार्ट हो गए हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से आगे हो गया, यानी भारत जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम श्रेणी में आगे है। तो हम किसकी बात कर रहे थे कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान रखता है, तो भारत 7वां स्थान रखता है। पहला कौन सा था, रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5वां की बात करते हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें की बात करते हैं तो कौन सा आता है, भारत है। इस प्रकार जो भारत है वो 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या में भारत जो है प्रथम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, प्रथम यहाँ तक लिखते हैं कि भारत का प्रथम बात करते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो पहला बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,263 जो क्या है वर्ग किलोमीटर है। ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, यह भारत का है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। दूसरा, यह विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तीसरा हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो उसकी एक ट्रिक है, कौन सी है, एक ट्रिक बनाई गई है। वैसे तो याद रहता नहीं है, क्यों तीसरे चौथे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी कौन सी आती है, इसकी एक ट्रिक है,
रुक चीन अब भारत आ, कौन सा आता है? रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, यानी अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा आता है, सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा देश रखता है? रूस है। रूस सबसे बड़ा देश है। दूसरा कनाडा है। कैसे क्या का कनाडा है। तीसरा चीन है जो जनसंख्या में कौन से दूसरे स्थान पर हो गया। चौथा की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा अमेरिका लिख सकते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका है। पांचवा ब्राज़ील है। छठा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां अपना कौन सा आता है? भारत है। सातवां कौन सा है? भारत। हम भारत के लोग, ये कौन सा है? वही भारत है, जिसे यूनानियों या यूरोपियन के द्वारा क्या है, इसका नाम क्या रखा गया था? इंडिया रखा गया था। यानी सिंधु नदी को उनका इंडिया, इंडो या इंडस नदी कहा था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? इंडिया या भारत रखा गया था। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? सातवां है। तो आप इसको रखिए कि रुक चीन अब भारत आ। पहले चीन क्या था? जनसंख्या प्रथम स्थान था, तो रुक चीन को रोक दिया है, अब भारत आ, यानी भारत पहले आ गया। तो जनसंख्या से आपको याद हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या में कौन सा आता है? प्रथम श्रेणी में आ रहा है। तो रुक चीन अब आ भारत, यानी रुक चीन अब आ भारत। चीन को कह दिया कि तू रुक जा, अब क्या है? भारत आगे आ रहा है, किसी भी क्षेत्र में आगे आ रहा है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि रुक चीन अब आ भारत, यानी रूस है प्रथम है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और पांचवें की अगर बात करते हैं ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो कौन सा है? भारत है। वो हमारा अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सातवां बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पर भारत के प्रथम श्रेणी में आ रहा है। जनसंख्या में यहाँ लिख सकते हैं कि जनसंख्या में ये कौन सा आता है? प्रथम है। जनसंख्या में कौन सा है? फर्स्ट हो गया। और चीन की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है? सेकंड है। वैसे तो क्या जनगणना होगी अपने भारत की 2024 में, उसमें एक्चुअली आंकड़े आएंगे कि भारत की जनसंख्या चीन से कितनी ज़्यादा है, लेकिन अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से ज़्यादा हो गई है। तो पहला कौन सा है? कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,263 है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना? 2.4% है। भारत का अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। ये इस प्रकार रुक चीन अब भारत, रुक चीन अब आ भारत, यानी भारत आगे आ रहा है। तो इस प्रकार रूस है, कनाडा है, रुक चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अब मीन्स के अमेरिका है, बै से ब्राज़ील होगा, आ की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया है, भारत की बात करते हैं तो भारत सातवां, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन सा स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है। भारत जो है सातवां स्थान रखता है। इस प्रकार जो भारत का है ये क्षेत्रफल के आधार की सामान्य चर्चा है। अब भारत है तो भारत में भी बड़े देश होंगे और छोटे होंगे। भारत में कौन से आते हैं? बड़े राज्य कौन से हैं, और भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, और भारत के जो क्या है बड़े राज्य कौन से हैं, और क्या है क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत के वह राज्य हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य हैं। तो भारत का कुल क्षेत्र 32,263 है। इसमें क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य, और इधर लिखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य है। तो पहला तो लिखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बड़े हैं, और दूसरा क्या है क्षेत्रफल कौन से राज्य जो क्या है छोटे हैं। कौन से हैं? छोटे हैं। तो अगर बड़े की बात करते हैं तो पहला तो कौन सा आता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या है जो महाराष्ट्र है ये बड़े हैं। पहले इसमें कौन सा हुआ करता था? पहले आंध्र प्रदेश इस श्रेणी में आता, लेकिन राजस्थान अगर बात करते हैं तो ये तेलंगाना उनके दो भाग होने के कारण ये कौन से आ जाता है? यह अब इस श्रेणी में आने लगा है। कौन सा है? राजस्थान प्रथम राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर क्या सबसे बड़ा जो क्या है राज्य हो गया है। पहले इसमें आंध्र प्रदेश हुआ करता था। तो इसके बाद कौन सा आता है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। अगर क्षेत्रफल के आधार छोटे राज्य की बात करते हैं तो गोवा है, सिक्किम है, गोवा है,
सिक्किम है। ठीक है, तो गोवा और सिक्किम जो है ये छोटे राज्य की श्रेणी में आते हैं। बड़े की अगर हम बात की थी तो कौन से आते हैं कि बड़े की अगर हमने बात की थी तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। 3 की श्रेणी की बात करते हैं तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और तीसरा कौन सा आ जाता है, महाराष्ट्र है। और अगर हम बात करते हैं छोटे क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य है तो गोवा है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। मोस्टली तो 3 श्रेणियों तक पूछते हैं, मोस्टली तो क्या है 3 श्रेणियों तक पूछते हैं। यही सीरीज में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा राज्य है। लेकिन इससे आगे भी पूछ लेते हैं, इससे आगे अगर पूछ लेते हैं तो इसमें कौन सा आता है, इसमें तो क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसमें तो उत्तर प्रदेश है और इसमें एक और लिख लीजिए, नागालैंड है, नागालैंड है। तो इस प्रकार का है, ये 4 से पूछेगा तो 4 तक यहाँ तक आता है कि उत्तर प्रदेश और इसमें आ जाता है। अब इसकी एक सामान्य सी एक ट्रिक है कि राम महान, राम क्या है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश है, मैं से महाराष्ट्र आता है। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। राम महान है प्रभु, प्रभु से अगर बात करते हैं राम महान हैं आप, राम महान हैं, राम महान आप कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा कि राम से क्या राजस्थान अपने तरीके से मनाइए, मैं से अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश है, वह से महाराष्ट्र है और आप से अगर ऐसे क्या करते हैं उत्तर प्रदेश है। राम महान आप, ठीक है, राम क्या है, महान है, राम महान है, सभी को पता है। तो राय से कौन सा आता है, राजस्थान है। मैं से अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश है से महाराष्ट्र है, महा से क्या है, महाराष्ट्र है। इसे ये निकालिए, ये आएगा। ठीक है, महा से कौन सा ये आएगा, उत्तर, न को साइलेंट रख दीजिए और आय से क्या है, उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश है। पैसे पश्चिम बंगाल, इस प्रकार आगे भी चलेंगे, लेकिन 4 तक याद रखते हैं कि इस प्रकार जो क्या 4 जो है बड़े राज्य है। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर 4 जो बड़े राज्य है इस प्रकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश है। छोटे की जिलों की बात, छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इसका लिखिए जीएसटी नाग है, यानी जीएसटी, जब से जीएसटी टैक्स लागू किया गया है जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हो गया था। पहले वेट सेट ये कई प्रकार के टैक्स लगते थे, लेकिन जुलाई 2017 में केंद्र के द्वारा एक कर लगा दिया गया है जो 8%, 28%, 23%, 24% इस प्रकार अन्य अन्य वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार से लगता है। तो सभी लोग कैसे डरने लगे, यानी नाग के समान है। टैक्स से क्या है, नाग से जिस प्रकार डर लगता है उसी प्रकार टैक्स से, जीएसटी से लोगों को डर लगने लगा है। तो इस प्रकार क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर जो छोटे राज्य है वो कौन कौन से हैं, गोवा है, सिक्किम है। जी से क्या गोवा है, एस से सिक्किम है, टी से त्रिपुरा है और नाग से क्या आता है, नागालैंड है। तो ये क्या क्षेत्रफल के आधार पर जो क्या छोटे हमारे क्या है राज्य हैं। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य की बात करता है तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है और कौन सा है, नागालैंड है। ये मोस्टली पॉपुलर है, 3 तक पूछते हैं लेकिन 4 तक पूछते तो इसको क्या है, इसके आगे भी ये बना दिया है कि राम महान, ऐसे आप याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश है, राम महान आप ही कर लीजिए। ठीक है, राम महान है, ऊपर भगवान ऊपर रहता है तो इस प्रकार ऊपर याद कर लीजिए, या राम महान है आप। ये जीएसटी तो सब नाग के समान है, जीएसटी सभी को डर लगता है कि जब टैक्स देना हो तो डर तो लगेगा क्योंकि जेब से पैसे जाएंगे। तो इस प्रकार के क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, हमारे कौन से हैं, छोटे राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े और क्षेत्रफल के आधार पर क्या छोटे जो राज्य हैं वो इस प्रकार के हैं दिए गए हैं। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और आता है। अगर भारत की अगर बात करते हैं, ये तो राज्य है। इसके बाद अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, हमें पता है भारत के कितने हैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनकी बात करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है, छोटा है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम की बात करते हैं कि कौन कौन से जो क्या केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कौन सा आता है, दादर व नगर हवेली, ये कौन से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। दादर व नगर हवेली है। पहले इसमें को दमन द्वीप वो अलग हुआ करता था, लेकिन अब इसमें एक ही कर दिया है तो दमन व द्वीप है, दमन द्वीप, दमन द्वीप या दमन द्वीप के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा जो कौन सा आता है, पहले की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आता है, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीप है, दादर नगर हवेली, दमन व द्वीप है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा आता है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। दूसरा की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी
अंडमान और निकोबार है द्वीप समूह है, वो कौन सा आता है अपना केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा है। पहला दादर नगर हवेली व दमन व द्वीप है, और दूसरा कौन सा आता है, आप कौन सा आता है, ऐसे अगर बात करते हैं अंडमान व निकोबार के है द्वीप समूह है, ये कौन सा आता है, दूसरा है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा आता है, पांडुचेरी है, पुडुचेरी है। तीसरा कौन सा आता है, पुडुचेरी है, ठीक है। तो पहला कौन सा आता है, दादर नगर हवेली दमन व द्वीप है। दूसरे की बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। तीसरे की बात करते हैं पुडुचेरी है। तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा आता है, पुडुचेरी है। और चौथे की बात करते हैं, चौथा कौन सा था, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। तो चौथा कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर है। पहला दादर नगर हवेली दमन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुडुचेरी है, और कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर है। अगर इसके बाद की बात करते हैं तो कौन सा आता है, पांचवें की बात करते हैं, लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। और छठे की बात करते हैं तो कौन सा आता है, दिल्ली है, दिल्ली है। छठा कौन सा आता है, दिल्ली, जो हमारा क्या केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा कौन सा आता है, लद्दाख है। छठा कौन सा आता है, दिल्ली है, ये हमारा केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है। इसकी अगर बात करते हैं, सातवां कौन सा आता है, चंडीगढ़ है, सातवां यहाँ पर कौन सा आता है, चंडीगढ़ है। सातवां कौन सा आता है, चंडीगढ़ है। और आठवें की बात करते हैं, लक्षद्वीप है, कौन सा आता है, लक्षद्वीप है। इस प्रकार ये हमारे 8 जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश से, पहले ये 2 हुआ करते थे, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली अलग माने गए जाते थे, लेकिन इसको क्या है संयुक्त रूप कर दिया गया संशोधन के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को यहाँ पर क्या है राज्य से हटाकर क्या यूटी में लाया गया, यानी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को क्या है केंद्र शासित की श्रेणी में रखा गया है। और दमन और द्वीप जो दादर व नगर हवेली है, इनको क्या है एक कर दिया गया है। तो हमारे कितने आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश अपने कितने हैं, 8 है। 8 कितने हैं, 8 है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी क्या है ट्रिक है, वैसे तो सभी को पता है, दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। कोई भी बात हो जाती है, कोई भी विपदा आ जाती है घर में, तो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुलाते हैं कि दादी जी आप चलें, क्योंकि इन्होंने क्या एक उम्र ली होती है, इनको सभी चीज़ों का ज्ञात होता है। कई बार दादा भी बिगड़ जाते हैं, दादा भी क्या है कई बार दादा भी कंट्रोल नहीं आते, दादी को बुलाया जाता है। दादा क्या है, दादी से डरते हैं दादा, तो बोले दादी को बुलाओ, तो दादी आप जल्दी जो पोता जाएगा, बोले दादा आपको बुला रहे हैं, क्योंकि दादा क्या है किसी चीज़ पर बहस करे होंगे, कोई बात उन कंट्रोल नहीं है, बेटे वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर दादी आएगी। दादी से क्या दादा चलते हैं, दादी से दादा डरते हैं, तो दादी डांग लेकर आएगी, बोले हाँ क्या बात है, तो दादा नहीं कुछ नहीं, मैं तो पानी मांग रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या दादी आप जल्दी चलो, तो दादा को कंट्रोल करने के लिए क्या दादी को बुलाएंगे, दादी आप जल्दी चलो। दाय से क्या है, दादी, दह से क्या आएगा, दादर नगर हवेली है, दादर व नगर हवेली। दाद से कौन सा है, दादर व नगर हवेली है। और दमन व द्वीप है। ऐसे से अगर बात करते हैं तो अंडमान व निकोबार द्वीप में। पै से अगर बात की तो पांडिचेरी है। जल्दी से जय से क्या आएगा, जम्मू व कश्मीर है। लय को हम लद्दाख निकालेंगे। दय से दिल्ली है। चय से अगर बात करते हैं चंडीगढ़ है। और लय से अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप है। इस प्रकार जो भारत के हैं ये 8 केंद्र शासित क्या है प्रदेश है। ये कितने हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार इनको याद रखेंगे कि दादी आप जल्दी चलो, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र है। दादाजी होते हैं तो केंद्रीय होते हैं, घर के मुखिया होते हैं दादाजी, तो केंद्र को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगी, दादी। केंद्र को कंट्रोल करने दादी आती है, तो दादी को जल्दी जल्दी बुलाओ, तो दादी आप जल्दी चलो। पोता जाएगा भागकर दादी आस पड़ोस में बातें करने गई होगी, क्योंकि दादी को घर पे तो क्या है रहना नहीं है, इधर उधर जाएंगे सारा दिन। कैसे क्या करे बेचारी दादी, इधर उधर घूमेंगी, इधर उधर की बात लाएगी और घर पे देगी, घर पे बताएगी कि हमने आज उनके ये हो गया। आज उनकी दादी देती है मुख्य सूचना, क्यों बेटे बाहर रहते हैं और बहुएं हैं वो इधर उधर जाती नहीं है, तो दादी ही होती है मुख्यतः, इधर उधर जाती है सूचना लाती है। आज तुम्हारी बुआ के ये हो गया, आज तुम्हारे ताऊ जी के ये हो गया, आज हमारे गांव में ये हो गया, तो ये बातें देती है। वो आगे जाकर क्या उसके मुंडे पे बोल देती है कि आज हमारे क्या है उसने ये किया था, ठीक है। बेटी को बोल देगी या बुआ को बोल, जिसको भी क्या बोलना है बोल देती, तो दादी होती है इधर उधर करने वाली बात। तो घर का मुखिया केंद्र कौन सा होता है, केंद्र से याद रखेंगे दादाजी। केंद्र क्या है, दादाजी। दादाजी को कंट्रोल करने कौन आएगी, दादी है। तो दादी आप जल्दी चलो, दादी आप क्या है जल्दी चलो। तो दादी से गया दादर व नगर हवेली है, दमन व द्वीप है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। पै से अगर बात करते हैं तो पांडिचेरी है। जय से क्या जम्मू कश्मीर है। लय से क्या है लद्दाख है, ठीक है। लय से क्या है लद्दाख है। दय से अगर बात करते हैं दिल्ली है। और जय से चंडीगढ़ है। और 8वां क्या है, लय से अगर बात करते हैं लक्षद्वीप है। तो कई बार हंस लेना चाहिए, ठीक है, कई बार हंस लिया करो, ऐसे सारा दिन ऐसे मत रहा करो, हंस लेना चाहिए। तो दादी आप जल्दी चलो, दादी क्या है जल्दी चलो, दादी भी हंसी आएगी
क्यों, दादा केंद्र है कंट्रोल करने के लिए, तो दादी आप जल्दी चलो, आपको हंस लेना चाहिए। इसलिए क्या बताया है कि दादी आप क्या है, जल्दी चलो। तो दादी को एक हमारी क्या होगी, केंद्र शासित प्रदेश होगी। इससे पहले हमने बड़े और छोटे की बात की थी, बड़े और छोटे राज्य उनकी बात की थी। बड़े राज्यों की अगर हम बात करते थे, राम आप महान हैं, यानी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके बाद महान है प्रभु, प्रभु से क्या है, उत्तर प्रदेश निकला था। और छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के छोटे राज्य कौन से, जीएसटी नाक है, यानी जीएसटी जब से लागू हुआ है, 17 जुलाई सन 2017 को ये लागू किया गया था। तो जब से जीएसटी लागू किया गया तो सभी को इससे डर लगने लगा है। कोई भी जो व्यापारी है, बड़े है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई बैंक कर्मचारी और है, सभी को जीएसटी से एक टैक्स लगता है, एक निर्धारित कर है, ये सभी वस्तुओं पर लगता है। तो इससे सभी को नाक के समान है, ये देना ही पड़ेगा। अगर आप नाक के समान है, इसको अगर आप नहीं कर चुका होगे तो आपके ऊपर क्या है, कार्रवाई होगी। तो जीएसटी क्या है, नाक है, यानी कौन सा था, गोवा है, सिक्किम है, टी से क्या त्रिपुरा था, और नागालैंड की बात करते हैं, इसमें नाग के समान क्या है, नागालैंड। इस प्रकार छोटे हैं। और अब हम बात करते हैं केंद्र शासित, घर का मुखिया दादाजी को केंद्र के रूप में रखते हैं बीच में, तो उसको कंट्रोल कौन करती है, दादी करती है। तो पोता जाएगा आस पड़ोस में दादी को, तो बुलाएगा दादी आप जल्दी चलो। तो कौन से आते हैं, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीप है, पहले अलग अलग थे लेकिन वर्तमान इनको अलग कर दिया गया है, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीप है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, आप दादी आप ए से निकाला था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, पैस से कौन सा था, पांडुचेरी है, आप जल्दी चलो। जैसे जम्मू कश्मीर है, ले से लद्दाख है, जल्दी, दे से दिल्ली था, च से क्या चंडीगढ़ है, और ले से क्या है, लक्षद्वीप है। इस प्रकार जो भारत के है वो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में हमने चर्चा की है कि 8 इस प्रकार विस्तृत है। अब इनकी राजधानी की अगर बात कर देते हैं तो दिल्ली की तो सभी जानते हैं, नई दिल्ली की राजधानी कौन सी आती है, नई दिल्ली है। दूसरी अगर बात करते हैं, पांडिचेरी की पुडुचेरी रखा गया है। दादर व नगर हवेली की कौन सी, सिलवासा है, दादर व नगर हवेली की है राजधानी। पहले पूछते थे, आजकल नहीं पूछते हैं। तो दादर व नगर हवेली की जो राजधानी है वो कौन सी आती है, सिलवासा। ये तो सभी को याद ही है कि मुख्य जो चीज़ें होती है, चंडीगढ़ ही है। दमन व द्वीप की कौन सी है, दमन है। दमन व द्वीप की राजधानी कौन सी आती है, दमन ही राजधानी है। इनकी खुद की जो राजधानी है वो कौन सी आती है, दमन है। और लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरत्ती है। छोटे क्लास में होते थे, स्कूल में जाते थे तो एसएसटी वाले जो गुरुजी थे वही पढ़ाते थे। बोले खड़े हो जाओ, एक तो राज्य बोलेगा, एक है राजधानी बोलेगा, इस बड़ा राज्य, इस बड़ा राजधानियाँ हैं। दूसरे दिन इस बड़ा राज्य, इस बड़ा राजधानी है। तो तब से क्या ये मुख्य जो राजधानी है इनको याद करने का क्रम बैठा हुआ है। तो यहाँ से कहीं राजधानी, इस प्रकार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के इस प्रकार है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, तो इसका जो आगे का जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से जो राज्य है वो भारत के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। भारत के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं भारत की, या अन्य जो देश है वो भारत के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इनके साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है, उनके नाम क्या है, लिखे गए हैं। तो इसका जो आगे का पार्ट है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो खुश रहें, मस्त रहें, हौसले में रहें, आगे बढ़ें, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है। ओके दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं, इसका रिमेनिंग पार्ट वो कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।